हेलो एवरीवन। सीटेट 2026 जो 6 सितंबर को होने वाली है, उससे रिलेटेड सीडीपी का जो सिलेबस है, आज वो थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि सीडीपी एक्चुअली है क्या और उसमें क्या पूछा जाता है हर एक टॉपिक के अंदर में या फिर हर एक चैप्टर के अंदर में। ओके, तो थोड़ा आराम से वीडियो को देखना है। और सीटेट अगर आप कर रहे हो 2026 में, आप सीटेट देने वाले हो जो 6 सितंबर को है, तो सीटेट के लिए 18 मई से एक बैच स्टार्ट हो रही है, जहां पर आपको सीटेट हिंदी, मराठी, इंग्लिश ऐसे तीनों ही भाषा में मिलेगी। जहां पर आपको हिंदी थोड़ा नहीं समझ में आया, वहां पे आपको मराठी का सपोर्ट मिलेगा। वैसे तो एग्जाम की लैंग्वेज होती है इंग्लिश और हिंदी। ओके, देन आपको जो वैलिडिटी है वो एक्सेस रहेगा जब तक बैच खत्म नहीं होती है। अनलिमिटेड वीडियो एक्सेस रहेगा। बैच स्टार्ट हो रही है 18 में से। अगर आप इग्नाइट के शिक्षक भर्ती के ओल्ड स्टूडेंट हो तो 50% ऑफ आपको मिल जाएगा। लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की। अगर आप टीईटी के लिए फोकस्ड हो, टीईटी जो 21 जून को है, तो टीईटी के लिए फास्ट ट्रैक बैच ओपन हो चुकी है, चालू हो चुकी है 15 मई से। अगर यहाँ पर भी आप इग्नाइट शिक्षक भर्ती के ओल्ड स्टूडेंट हो तो 50% ऑफ आपको मिल जाएगा। इसका वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ 21 जून तक रहेगा, यानी कि आपकी एग्जाम डेट तक। ओके, तो देखते हैं आज की ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, जो सब्जेक्ट है, इसमें क्या क्या पूछा जाता है और किस तरीके से पूछा जाता है, जिसको हम बाल मानस शास्त्र यानी अध्यापन शास्त्र बोलते हैं, या फिर बाल मानस शास्त्र एवं अध्यापन शास्त्र भी बोलते हैं। ओके, तो इसमें चैप्टर वाइज देखेंगे। तो पहला चैप्टर अगर हम देखते हैं तो वो चैप्टर होता है बाल विकास के ऊपर। पूरा एक सेक्शन, पूरा एक 15 मार्क्स का सेक्शन आपके ये चैप्टर या फिर ये टॉपिक के ऊपर अलॉटेड होता है, जो है बाल विकास। अब बाल विकास की अगर हम बात करेंगे तो बाल विकास क्या है, इसमें दो प्रकार की बात होती है। एक होती है वृद्धि के ऊपर और एक होती है विकास के ऊपर। वृद्धि की अगर हम बात करेंगे तो वृद्धि क्या है, मात्रात्मक है, जो दिखती है, जो आप जिसकी लंबाई ऊंचाई गिन सकते हो। और अगर हम विकास की बात करेंगे तो विकास जो होता है वो गुणात्मक होता है, जो दिखता नहीं है, जो आंतरिक होता है, जो इंटरनल होता है। और अगर हम वृद्धि की बात करेंगे तो वो बाह्य होती है। और बाल विकास की अगर हम टोटल बात करेंगे तो वो चलती है जन्म से लेके तो मृत्यु तक। ओवरऑल बाल विकास जन्म से लेके मृत्यु तक चलता है। उसमें वृद्धि आपकी बाह्य होती है। वृद्धि यानी कि वृद्धि की ग्रोथ, वृद्धि जिसको ग्रोथ बोलते हैं, तो उसको कैसा मापा जाता है, जैसे बाह्य जो अंग होते हैं, आपके हाथ पैर का बढ़ना, आपकी हाइट का बढ़ना। पर जब बात विकास की होती है तो विकास को आप माप नहीं सकते, क्योंकि विकास एक ऐसी गुणात्मक प्रक्रिया है जो अंदरूनी होती है। वृद्धि की अगर बात करें तो वृद्धि में सिर्फ और सिर्फ आनुवंशिकता का खेल है। पर अगर हम विकास की बात करते हैं तो विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का खेल है। अब अगर हम वृद्धि को और विकास को देखते हैं तो वो वृद्धि और विकास एक ही समय पे एक जैसा कैसा हो सकता है। तो वृद्धि की अगर हम बात करेंगे तो वृद्धि पहले होती है। ठीक है, वृद्धि की अगर हम बात करते हैं तो वृद्धि जो है वो पहले होती है। वृद्धि को आगे लेकर जाने के लिए, विकास तक लेके जाने के लिए क्या लगता है, परिपक्वता लगती है, मैच्योरेशन लगती है। ठीक है, मैच्योरेशन यानी कि जो आपकी हड्डियां होती है, जो आपका मांस होता है, वो इंक्रीज होने के लिए एक मैच्योरेशन समय लगता है, परिपक्वता लगती है। और फिर परिपक्वता के बाद में अगर वृद्धि को विकास तक जाना है तो अधिगम लगता है, लर्निंग लगता है, जो हम सोशल, हमारे सामाजिकरण से सीखते हैं, सोशल फैक्टर से सीखते हैं। तो वृद्धि, परिपक्वता और फिर अधिगम होता है। और अधिगम के बाद में जब ये तीनों प्रक्रिया एकदम सुशील तरीके से पूरी हो जाती है तो फिर होता है, आप बोल सकते हो, फिर ओवरऑल होता है आपका विकास, जिसको हम विकास बोल सकते हैं। वैसे तो विकास को मापा नहीं जा सकता, बिकॉज विकास क्या है, एक व्यापक प्रक्रिया है, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रक्रिया है। इसको मापा जा सकता है क्या, नहीं। मेरा विकास होगा वो आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे पता चलेगा क्योंकि वो आंतरिक भावना होती है। आपका क्या विकास हो रहा है वो आपको समझ में आएगा क्योंकि वो आपकी समझ है। तो विकास एक व्यापक प्रक्रिया है, ये गुणात्मक प्रक्रिया है, इसको आप माप नहीं सकते। इसका मापना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर वृद्धि को आप माप सकते हो, ये एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये थोड़े जो प्रोसेस है, ये सारी बातें ये चैप्टर में होती है। फिर कुछ अवस्थाओं की बात होती है कि बच्चा जब बढ़ता है, ये जो वृद्धि से विकास तक की जो उसकी जर्नी होती है, तो बच्चे में कौन से स्टेजेस आते हैं। तो जैसे आपका शैशवावस्था हो गया, प्रौढ़ अवस्था हो गया, देन आपका एडोलेसेंस हो गया। ऐसी कुछ अवस्थाओं के बारे में यहाँ पे बात की गई है, जो अवस्था हम देखते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर की अगर बात करें तो सबसे पहली बात यही होगी कि ये चलता है बर्थ टू डेथ, बर्थ टू डेथ।
आजन्म चलने वाली प्रक्रिया है, बाल विकास की अगर प्रक्रिया हम देखते हैं तो जन्म है, लाइफ लॉन्ग प्रक्रिया है, जो लाइफ लॉन्ग चलते रहती है। बाल विकास अगर हम ओवरऑल बोलते हैं, तो इस सारे ऐसे छोटे-छोटे टॉपिक्स के ऊपर 15 मार्क्स का वेटेज है और 15 मार्क्स के सवाल आपको ये चैप्टर से आते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसी के अंदर सोशलाइजेशन की एक प्रक्रिया है, सामाजिकरण की प्रक्रिया है, जो बहुत हेल्प करती है बच्चों के विकास में। अब सामाजिकरण भी एक आजीवन प्रक्रिया है। बच्चा जब जन्म को आता है तो अपने माँ-बाप से मिलता है, तो माँ-बाप भी उसको कुछ सिखाते हैं, जैसे वो लड़का है या लड़की है, उसका काम क्या है, ये सारी चीजें। तो अगर सामाजिकरण को भी हम देखते हैं या फिर समाजीकरण को भी हम देखते हैं, तो ये कैसी प्रक्रिया है? ये एक आजीवन प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है। आजीवन प्रक्रिया है। आजीवन प्रक्रिया में यहाँ पर कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ यहाँ पे कारक होते हैं जो समाजीकरण में, सोशलाइजेशन में होते हैं। तो इसमें प्राथमिक कारक, द्वितीय कारक, जिसको हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी भी बोलते हैं, तो द्वितीय कारक होते हैं। तो प्राइमरी फैक्टर्स, सेकेंडरी फैक्टर्स जिसको द्वितीय कारक भी बोलते हैं, टर्शरी फैक्टर्स, और एक होता है, एक एंटी सोशलाइजेशन होता है और एक री-सोशलाइजेशन होता है, यानी कि पुनः समाजीकरण। जब कोई व्यक्ति एक समाज में जाता है और फिर दूसरे समाज में जाता है तो उसका पुनः समाजीकरण होता है। तो समाजीकरण के चैप्टर पर भी कुछ सवाल आते हैं, उसको भी डिटेल में करना होता है। और समाजीकरण में कौन से फैक्टर्स है, जैसे संचार माध्यम हो गया, आपका परिवार हो गया, साथी समूह हो गया, जिसको आप पीयर ग्रुप बोलते हो, साथी समूह। फिर आप मीडिया ले सकते, संचार माध्यम, परिवार, साथी समूह, आस पड़ोस, या फिर आप बोल सकते हो भाषा भी एक संचार मतलब समाजीकरण का एक स्रोत बन जाता है। तो इस प्रकार समाजीकरण पे चैप्टर पे सवाल आ जाते हैं। ये जो मैं अभी आपको बता रही हूँ टॉपिक्स, वो उसके ऊपर सवाल हर साल आए हैं। फिर अगर हम बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ से भी आपको 4-4 प्रश्न देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा वेटेज के। तो सबसे पहले बात करेंगे जीन पियाजे की। जीन पियाजे ने थ्योरी दी है। तो जीन पियाजे का मानना है कि बच्चों का जो डेवलपमेंट है, बच्चों का जो विकास है, वो 4 स्तरों में होता है। तो जीन पियाजे ने कहा कि सेंसरी मोटर स्टेज, संज्ञेय खेड़ता, जिसके लिए हमने निमोनिक बनाया है। फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व क्रियात्मक अवस्था, यानी कि बच्चा पहले क्रिया करने से पहले क्या समझता है। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि बच्चा जब मूर्त समझता है या फिर ठोस समझता है। और फिर है आता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको औपचारिक अवस्था कहते हैं। तो हमने इसके लिए बनाया था कि संज्ञेय खेळतात, पुन्हा पुन्हा प्रश्न विचारतात, ठोस समजतात आणि औपचारिक विचार करतात। तो ये चारों स्टेज में बच्चा क्या कर रहा है, उसके ऊपर सवाल डिटेल में पूछे जाते हैं और हर साल इसके ऊपर 3 या 4 सवाल होते हैं। फिर चाहे वो असर्शन रीजनिंग में हो, चाहे फिर वो आपका डायरेक्ट सवाल हो, तो इस जीन पियाजे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर बन जाते हैं। फिर अगर हम लॉरेंस कोहलबर्ग की बात करें, तो ये लॉरेंस कोहलबर्ग ने भी कुछ ऐसे स्तर दिए हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग का भी एक स्टडी था जहां पर उन्होंने बात की है 3 लेवल की, 3 स्तरों की। वो 3 स्तर है आपके कौन से? पूर्व पारंपरिक, कि बच्चा पारंपरिक होने से पहले कैसा होता है, पूर्व पारंपरिक। फिर पारंपरिक, जिसको प्री कन्वेंशनल बोला जाता है, पूर्व पारंपरिक। फिर पारंपरिक को उन्होंने कन्वेंशनल कहा है, और फिर पारंपरिक के बाद में उत्तर पारंपरिक, जिसको पोस्ट कन्वेंशनल कहा है। तो इस प्रकार से ऐसे 3 स्टेजेस की बात लॉरेंस कोहलबर्ग ने भी की है। पर डिफरेंस क्या है, इन्होंने एक एक स्टेज में 2 और स्टेज होते हैं ऐसा बताया है। यानी कि कुल मिला के इन्होंने 6 स्टेजेस की बात की है, 3 में और 2-2 आना। तो ये 6 स्टेजेस के ऊपर बात करता है, बच्चों के ग्रोथ के ऊपर या फिर बच्चों के विकास के ऊपर। तो इसके ऊपर भी सवाल वही उतने ही वेटेज से आते हैं जितने जीन पियाजे के आते हैं। जीन पियाजे ने 4 स्तरों की बात की है और लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 स्तर की बात की है, 3 अलग-अलग स्तर की बात की है, जिसमें और 2-2 लेवल होते हैं। वैसे ही लेव वाइगोत्स्की ने भी बहुत ही बढ़िया बात की है कि बच्चे का, बट दोनों का, लॉरेंस कोहलबर्ग और जीन पियाजे का थोड़ा मानना अलग था विकास को लेकर और वृद्धि को लेकर। लेव वाइगोत्स्की का मानना थोड़ा हटके था, बिकॉज इन्होंने भाषा के ऊपर काम किया है। इनका बोलना था कि बच्चा भाषा से ज्यादा सीखता है, जो उसको मौखिकरण बोलते हैं या फिर निजी वाक बोलते हैं, प्राइवेट स्पीच और पर्सनल स्पीच की बात की इन्होंने की है कि बच्चा मौखिकरण क्यों करता है। तो इनका जो ज्यादा फोकस था वो भाषा के ऊपर था, समाज के ऊपर था, सोशलाइजेशन के ऊपर था। इनका मानना था कि यहाँ पे आलंबन, या फिर जिसको हम जेडपीडी भी बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या फिर निकटस्थ विकास का क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां पर बच्चा अकेले नहीं किसी और के थ्रू सीखता है और फिर कार्य कर पाता है। तो जेडपीडी की बात लेव वाइगोत्स्की ने की।
फिर ले वाइगोत्स्की ने एमकेओ की बात की है, जहाँ पर मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि जो ज़्यादा जानते हैं, अधिक ज्ञानवान अन्य, जो ज़्यादा जिसको जानकारी होती है, वो बच्चों की मदद करते हैं और फिर बच्चा उसके उसके थ्रू बच्चा आगे सीख पाता है। एमकेओ की बात के बाद में बच्चे इन्होंने बात की है स्कैफोल्डिंग की, जिसकी बात है आलंबन। इसके ऊपर हर बार सवाल आता है, स्कैफोल्डिंग यानी कि आलंबन। आलंबन शब्द हर बार यहाँ पर पूछा जाता है। तो इस प्रकार इन तीनों के ऊपर बहुत सारे सवाल आए हैं। इन शॉर्ट मैंने आपको अभी फिलहाल बताया है, हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर एक टॉपिक है आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षण। ये एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 में जितना कुछ दिया है कि शिक्षण कैसा होना चाहिए, तो शिक्षण बाल केंद्रित होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर अलॉटेड है, जहां पर समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर भी सवाल आ जाता है, जो वहां पर आपको 5 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। अब बाल केंद्रित शिक्षण में क्या है कि बच्चे को आपको अलग नहीं करना है, बच्चे को अलग थलग नहीं करना है, बच्चे को डांटना नहीं है, बच्चे को दंड नहीं देना है, बच्चे को नकारना नहीं है, बच्चे को अलगाव में नहीं रखना है। बच्चा शिक्षण कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। बच्चे की जो बच्चे का पार्टिसिपेशन सक्रिय तरीके से होना चाहिए, ना कि निष्क्रिय तरीके से। ये सारी चीजों की बात ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में हुई है, जहाँ पे आपको एनसीएफ और एनईपी भी देखने को मिलता है। फिर एक छोटा सा सवाल आता है, एक सवाल हर 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 साल एक पेपर में होता है, वो है हार्वर्ड गार्डनर के ऊपर। हार्वर्ड गार्डनर ने दी है मल्टीपल इंटेलिजेंसेस थ्योरी। हार्वर्ड गार्डनर की एक थ्योरी थी जिसको मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बोला गया है। एमआईटी इसको बोल सकते हो। इन्होंने कुछ 8 प्रकार की इंटेलिजेंसेस की बात की है जो इंसान में होती है, या फिर हर इंसान के अंदर, चाहे फिर वो एक हो सकती है या फिर एक से ज्यादा हो सकती है। इन्होंने बात की कि किसी में एक दूसरे को समझने की एक इंटेलिजेंस होती है, तो किसी में गणितीय तार्किक इंटेलिजेंस होती है, तो किसी में संगीत में बुद्धि होती है, तो किसी में बॉडीली काइनेस्थेटिक होती है, तो किसी में अपने आप को समझने की होती है, तो किसी में प्रकृति को समझने की बुद्धि होती है। ऐसे 8 प्रकार के बुद्धि की बात हार्वर्ड गार्डनर ने की है। इसके ऊपर भी हर साल सवाल होता है। ये एक छोटा सा चैप्टर है, पर पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर एक सवाल आता है, ये समाज का जो जैसा चलता है, या फिर समाज जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, उस प्रकार से सीटेट में इसके चैप्टर के ऊपर, जो चैप्टर है जेंडर, पर जेंडर में भी 2 चीजें आ जाती है। एक है सेक्स, ठीक है। सेक्स की हम जब बात करते हैं, तो सेक्स एक जैविक प्रक्रिया होती है, बायोलॉजिकल होती है, जो आपका फिक्स्ड होता है। पर जब हम बात जेंडर की करते हैं, तो जेंडर एक सामाजिक प्रक्रिया होती है, जहां पर समाज में जेंडर को अलग-अलग तरीके से देखा जाता है और अलग-अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो जो यहाँ पे सेक्स और जेंडर की बात होती है, वैसे तो टॉपिक एक ही है जेंडर, पर हमें समझना पड़ता है कि उसमें सेक्स क्या है और जेंडर क्या है। लिंग अगर टॉपिक आप देखोगे, तो ये आपको याद नहीं रहेगा, पर अगर आप जेंडर टॉपिक समझोगे, तो आपको जल्दी से याद रहेगा, जिसमें सेक्स एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, ऐसे आप समझ सकते हो। एक्स और वाई क्रोमोसोम का मिलन होके जो बनता है, एक्स एक्स और वाई वाई का मिलन होके आइदर एक्स वाई बनेगा या फिर आइदर एक्स एक्स बनेगा, तो लड़का या लड़की बनेगी, ये हमें समझना पड़ता है। पर वो छोटा सा शॉर्ट टॉपिक है सेक्स के ऊपर। पर जब बात जेंडर की करते हैं, तो जेंडर के ऊपर बहुत सारा पढ़ने को है ये टॉपिक में, बिकॉज जेंडर एक सोशल टॉपिक है और जेंडर में बहुत सारे यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज है कि जेंडर टाइपिंग क्या होता है, जेंडर इक्वालिटी क्या होती है, जेंडर इक्विटी क्या होती है, या फिर जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या होता है, जेंडर बायस क्या होता है, स्टीरियोटाइप यानी रूढ़िवादिता, समानता क्या होती है, समता क्या होती है, या फिर जेंडर रूढ़िवादिता क्या होती है। इसके ऊपर कुछ सवाल आ जाते हैं जो डिटेल में पढ़ना जरूरी हो जाता है। फिर आगे बढ़कर अगर चैप्टर देखते हैं, तो वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर, व्यक्तिगत विभिन्नताएं के ऊपर। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो हम बात करते हैं कि इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, यानी कि इतने भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत सारे फेस्टिवल्स है, फिर भी हम उसे अपनाते हैं। पर जब बात इंडिविजुअल डिफरेंस की आती है पढ़ाई में, पढ़ने के लेवल्स में, तो हम उसे अपनाते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि व्यक्तिगत फर्क एक बहुत ही बड़ा क्या है, बहुत ही बुरी चीज है। पर व्यक्तिगत फर्क को अपनाना है, ऐसा हमारे सीडीपी के सिलेबस में दिया है। आज ये सेशन इसीलिए लिया जा रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि सीडीपी में कितने प्यारे प्यारे टॉपिक्स हैं और आप इससे कितना सीख सकते हो। व्यक्तिगत फर्क पे एक अलग ही एक टॉपिक है, जहां पे हमें सीखना जरूरी होता है कि हर बच्चा अलग माहौल से आता है, अलग
इन्वायरमेंट से आता है, अलग पर्यावरण से आता है, अलग भाषा बोलता है और उन बच्चों को हमें समावेशन करना है। उन बच्चों का हमें पढ़ाते समय समावेशन करके आगे लेके बढ़ना है। इसीलिए ये चैप्टर पे एक सवाल आ जाता है व्यक्तिगत फ़र्क के ऊपर। अब व्यक्तिगत फ़र्क की हर चीज़ पे होता है, बायोलॉजिकल भी होता है, सामाजिक भी होता है, बायोलॉजिकल यानी जैविक भी होता है, सामाजिक भी होता है। तो ऐसे चैप्टर इस पे आते हैं। फिर एक चैप्टर है आपका जहां पर बात की गई है इन किसकी, आपके अधिगम अक्षमताओं की, कि अधिगम अक्षमता वाले बच्चों को आप समावेशन कैसा करोगे, आप अपने जो पॉलिसीज है या फिर पढ़ाने के जो तरीके हैं अध्यापन शास्त्र में आप उसका कैसा क्या क्या पॉलिसीज बनाओगे या फिर कैसे उसका इस्तेमाल करोगे। तो अध्यापन या जो आपका अधिगम अक्षमता है, अधिगम अक्षमता में बहुत सारे अक्षमता यहाँ पे आपको दी गई है। जैसे आपने अगर देखा होगा कि तारे जमीन पर जो ईशान अवस्थी है उसे डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया दोनों भी होता है। तो डिसलेक्सिया क्या है, ज्यादातर अधिगम अक्षमता जो है वो डी से ही स्टार्ट होती है, डिस से ही स्टार्ट होती है। जैसे डिस्ग्राफिया हो गया आपका जो लेखन वैकल्य है, डिसलेक्सिया हो गया आपका जो पठन वैकल्य हो जिसे बोला जाता है। फिर डिसकैल्कुलिया है आपका जो थोड़ा सा गणित या कैलकुलेशन वाला वैकल्य है। डिसकैल्कुलिया, डिसमॉर्फिया है जो बॉडी से रिलेटेड होता है। ऐसे भरपूर सारे अनगिनत यहाँ पर अधिगम अक्षमताएं दी गई है। फिर अधिगम अक्षमता के बाद में एक ऐसा टॉपिक है जहां पर अगर आपने थ्री इडियट्स देखा होगा तो थ्री इडियट्स में जो तीन हम देखते हैं, जो आपके आमिर खान है, फरहान है और फिर जो राजू होता है, तो उसके ऊपर भी एक टॉपिक आता है। तो वो हो जाता है आपका अभिप्रेरणा वाला टॉपिक, जिसको मोटिवेशन भी बोला जाता है, कि बच्चे जो तीन प्रकार के यहाँ पे दिए हैं वो मोटिवेशन कैसे लेते हैं। वो क्या बाहरी मोटिवेशन से सीखते हैं और फिर बाहरी मोटिवेशन के लिए ही चीजें करते हैं, क्या वो आंतरिक मोटिवेशन रखते हैं और खुद के लिए चीजें करते हैं, या फिर वो समाज से डर के कुछ मोटिवेशन लेते हैं। तो ऐसे अभिप्रेरणा के ऊपर टॉपिक है आपका अभिप्रेरणा, जो मोटिवेशन जिसको बोला गया है। अभिप्रेरणा में आपको दो प्रकार के अभिप्रेरणा दिए गए हैं ओवरऑल जो है, एक है इंटरनल जिसको आंतरिक अभिप्रेरणा बोलते हैं और एक है एक्सटर्नल जिसको बाहरी अभिप्रेरणा भी बोला जाता है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ परफॉर्मेंस पे बिलीव करते हैं, तो एक टॉपिक आपका इस पर भी आ जाता है। एक चैप्टर आपका लैंग्वेज एंड थॉट पे आता है, यानी कि आप लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार, कि बच्चा भाषा को कैसे समझता है और फिर उसके विचार में क्या परिवर्तन होता है। तो ये भी एक चैप्टर है आपका लैंग्वेज एंड थॉट। और फिर ये सारे जो 15, वैसे तो सीडीपी में 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन है आपके। एक सेक्शन जो पहला है वो बाल विकास पर है, जिसके मैंने अभी आपको टॉपिक्स बताए, आपको चैप्टर्स बताए। ऐसे ही मेरी अपेक्षा होती है कि बच्चों को भी टॉपिक्स और जो सब्जेक्ट का मैटर है वो इतना अच्छे से समझ में आना चाहिए कि आप ओवरऑल टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। बाल विकास की बात करेंगे तो 15 मार्क्स के लिए आता है। समावेशी शिक्षा की बात करेंगे तो समावेशी शिक्षा जहां पर हम ये अभिप्रेरणा वाला टॉपिक देखते हैं, या फिर हम अधिगम अक्षमता देखते हैं, या फिर हम दूसरे टॉपिक्स देखते हैं जहां पर बच्चों को ऑटिज्म है, बच्चों को एडीएचडी है, तो वो वाले टॉपिक समावेशी शिक्षा में आ जाते हैं। समावेशी शिक्षा में बात की गई है, एनसीएफ की भी बात की गई है, एनईपी की भी बात की गई है। तो ऐसे वाले टॉपिक के लिए यहाँ पे आपको 5 मार्क्स अलॉटेड है। और एक जो तीसरा सेक्शन है वो है आपका अध्यापन शास्त्र का, या फिर आप बोलिए पेडागोजी का। पेडागोजी के लिए 10 मार्क्स है इन आपके सीडीपी में। तो 10 मार्क्स जरूर है सीडीपी में, पर यही पेडागोजी जो सीडीपी में आप समझते हो वो आपको हर सब्जेक्ट के 15-15 मार्क्स देती है। कैसे? जैसे अगर आप पेपर 1 ले ले तो ईवीएस में 15 मार्क्स का कंटेंट होता है, 15 मार्क्स की पेडागोजी होती है, और ये पेडागोजी आप कहाँ से समझ रहे होते हो? आप ये सीडीपी से समझ रहे होते हैं। सीडीपी में भले ही पेडागोजी के लिए कम मार्क्स है, पर आपको वो ज्यादा वहां पे दूसरे सब्जेक्ट्स में आपको हेल्प करती है। फिर ईवीएस के बाद में साइंस में भी पेडागोजी है, आपका मैथ में भी पेडागोजी है, एसएसटी में भी पेडागोजी है। तो आपको हर जगह पेडागोजी के जो नंबर है, इवन लैंग्वेज में पेडागोजी है। तो लैंग्वेज की अगर बात करें, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की, तो 15 मार्क का कंटेंट आता है दोनों भी तरफ और 15 मार्क की पेडागोजी आती है। तो ये पेडागोजी ही आपको ओवरऑल 75 मार्क्स देती है। पर ये जो आप पेडागोजी समझते हो उसका ढांचा होता है, उसका जो बैकबोन होता है वो है आपका सीडीपी। इसीलिए सीडीपी को अगर आप अच्छे से समझोगे, अगर आप टॉपिक वाइज समझोगे, तो वो आपको अच्छे से समझ में आती है और आप उसका अच्छे से जो रिवीजन कर पाते हो।
तो इस प्रकार पेडागोजी में आप क्या देखते हो कि कैसा आपका अप्रोच होना चाहिए। जब आप पढ़ा रहे हो तो आपका जो अप्रोच है वो बाल केंद्रित होना चाहिए। आपकी जो पॉलिसीज है वो रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, यानी कि अगर आप जो करा रहे हो वो बच्चों की मेहनत में दिखनी चाहिए। सहयोगात्मक शिक्षण होना चाहिए, कोलैबोरेटिव लर्निंग होना चाहिए, सक्रिय प्रक्रिया होना चाहिए, सक्रिय प्रक्रिया, सहयोगात्मक। बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना है, बच्चों को प्रोत्साहित करना है। फिर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन आपको देने हैं। ये जो व्यक्तिगत फर्क अपने पास में है, तो हमें बच्चों को व्यक्तिगत फर्क जो महसूस नहीं करवा के उनका समावेशन करना है, पर हमें हर किसी को अलग-अलग इंस्ट्रक्शन देके उनकी जो नीड्स है वो पूरी करनी है। एक्टिव लर्निंग रखनी है, सक्रिय लर्निंग रखनी है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जो भी आपके पास में टेक्नोलॉजी है, ऑडियो, वीडियो, उसका यूज होना चाहिए। इंक्वायरी बेस्ड अन्वेषण होना चाहिए बच्चे में जिज्ञासा होनी चाहिए, बच्चे में क्यूरियोसिटी बढ़ानी चाहिए। पेडागोजी इन एजुकेशन, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, ऐसे जो थोड़े बहुत टॉपिक्स है वो पेडागोजी के अंदर में आते हैं, जो बहुत ही सिंपल और सरल होते हैं अगर आप समझ के चलते हैं। तो इस प्रकार का अपना पेपर है सीडीपी, जो बहुत ही प्यारा है, ठीक है? और जो बहुत ही समझने लायक है। अगर आपने उसको समाज जैसा चलता है, उसको आपने उसके एग्जाम्पल्स लेके अगर आपने समझा, तो सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 लाना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। इतना मतलब आसान है कि अगर आपने आसपास के एग्जाम्पल्स देख लिए, तो आप सीडीपी का पूरा पेपर कर सकते हो। प्लस जो दूसरे सब्जेक्ट्स में आपके 15-15 मार्क्स इसके पेडागॉजी के हैं, वो भी आपसे हो जाते हैं। तो प्रत्येक बालक वेगळं असतो, त्याचा विकासाचा मार्ग ही वेगळा असतो। एक चांगला शिक्षक तो मार्ग समझून घेतो आणि सोबत चालतो। यही पूरा ओवरऑल आपकी टैगलाइन है सीडीपी को लेकर या फिर सीटेट को लेकर। तो इसी को लेकर हम पेपर को देखते हैं। इसकी सारी जानकारी हम जो टॉपिक्स देखेंगे, बैच स्टार्ट हो रही है 18 मई से। ओके, ओवरऑल टॉपिक का मैंने डिस्कशन किया है यहाँ पर कि क्या होता है सीडीपी में। काफी लोगों को सीडीपी को लेके बहुत ज्यादा डर बैठा हुआ रहता है कि ये साइकोलॉजी वाला पेपर है, हमें तो नहीं समझता, पर सीडीपी जैसा आसान पेपर कुछ भी। तो बैच स्टार्ट हो रही है सीटेट की, पेपर 1 और पेपर 2 की, वो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है। 18 मई से स्टार्ट होगी। आपको बैच में सारी चीजें मिल जाएगी, जैसे पीपीटी नोट्स रहेगा, अनलिमिटेड वॉच टाइम रहेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेंगी, और आपको मराठी में भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। टिल देन टेक इट वन डे एट अ टाइम। थैंक यू सो मच। हंसत रहा, मस्त रहा। थैंक यू।